please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन पर धमकी मिलने का आरोप लगाया है। खड़गे का आरोप है कि पिछले कुछ महीने से उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं। खड़गे ने दिल्ली के तुगलक रोड थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवा दी है और इस मामले को लोकसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री के संज्ञान में लाने की भी बात कही है। जो भी लोग ऐसे सरफिरे लोग टेलीफोन पे रोज फोन करना, धमकाना, बुरी बातें बोलना, ऐसे चीज़ें कर रहे हैं, उसके बारे में हमने कहा कि इसको प्रिकॉशन लेने के लिए हमने पुलिस स्टेशन, तुगलक पुलिस स्टेशन में हमारे जिस पीए को ये बार बार फ़ोन करके पूछते थे, उनको हमने ये कहा कि ये पुलिस को एक बार बताओ। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को धमकी देने का मामला सामने आया है। पूरा वाकया 4 जनवरी का है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दी और कहा कि 3 जनवरी को जो उनका निवास है दिल्ली में, वहां पर एक शख्स ने लैंडलाइन पर फ़ोन किया, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी और ये कहा कि तुम दलितों को लेके काफ़ी कुछ बोलते हो जिसका तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुलिस का कहना है कि जो कॉल आई थी वो स्पूफिंग के जरिए की गई थी, इसलिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं उस कॉल को ट्रेस करने के लिए। जिसके बाद फरवरी में ये जो शिकायत है तुगलक रोड थाने से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दी गई है। कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी जानकारी आ रही है कि उन्होंने गृह मंत्री को इस पूरे मामले से अवगत कराया। उनका कहना है कि उनको धमकी मिली है और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिक एक स्पेसक्राफ्ट को सूर्य की सतह के पास भेजेंगे। सूर्य की धरती की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि ये स्पेसक्राफ्ट सूर्य के करीब 1 तक चला जाएगा और फासला करीब 1 करोड़ किलोमीटर के आसपास ही रह जाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट जब सूर्य के सबसे करीब होगा तब स्पेसक्राफ्ट सूर्य से 65 लाख किलोमीटर दूर होगा। स्पेसक्राफ्ट एक खास तरह के कार्बन की 4.5 इंच मोटी चादर से बना होगा, जिसकी वजह से सूर्य के इतने करीब पहुंचकर भी ये सूर्य की तेज गर्मी का सामना आसानी से कर लेगा। और दावा किया जा रहा है कि इस स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार करीब 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। इस रफ्तार से चलते हुए सूर्य के करीब तक पहुंचने में स्पेसक्राफ्ट को 8 से 9 दिन का वक्त लगेगा। नासा के वैज्ञानिकों की ओर से यह मिशन 31 जुलाई को शुरू किया जाएगा और योजना यह है कि स्पेसक्राफ्ट में कुछ आम लोगों को भी ले जाया जाएगा, जिनके लिए नासा के लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन देने की आखिरी तारीख 27 अप्रैल रखी गई है। हालांकि कितने लोगों को मिशन में शामिल किया जाएगा और स्पेसक्राफ्ट में कितने लोगों के बैठने की जगह होगी, ये अब तक पूरी तरह से साफ नहीं हो सका है। उधर मध्य प्रदेश के बड़वानी में अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में समान वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सदस्यों ने आधे कपड़े में प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में लिंको अमरकंटक पावर प्लांट में लगी आग पर 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश के भोपाल में धोखाधड़ी के आरोप में 3 साल से फरार चल रहे आरोपी रवि बाधवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में कुछ लोगों पर छेड़खानी के विरोध करने पर एक महिला पर तेजाब फेंकने और उसके पति के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। हरियाणा के फरीदाबाद में एक रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद लोगों को सुरक्षित बचाया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 8 साल के बच्चे की नाले में गिरने की वजह से मौत हो गई। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने रामगढ़ जिले के बनलटुआ गांव को नशा मुक्त गांव घोषित किया। महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया कि राज्य सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी। कांग्रेस नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी पर तंज कसा कि मोदी जी ने जनता से झूठे वादे कर सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश के आगरा में बस में बैठने को लेकर पर्यटकों के बीच मारपीट हुई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नकली पुलिस बनकर पहुंचे 3 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के गहने लूट लिए। बिहार के गया में ससुराल वालों पर दहेज के लिए बहू और उसके 2 बच्चों को जिंदा जलाने का आरोप लगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अनंतनाग में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया। ये आतंकी फिलहाल लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं। एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकियों में से 2 की पहचान भी हो चुकी है। पहला आतंकी ईसा फजली श्रीनगर का रहने वाला है और सईद ओवैसी अनंतनाग का रहने वाला था। मारे गए आतंकियों के पास से सेना को बड़ी तादाद में हथियार भी मिले हैं।
एक बड़ी कामयाबी ये सुरक्षा बलों की मानी जा रही है और आशंका है कि ये भविष्य में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। ऐसे में जानकारी मिलने के बाद अनंतनाग में सुरक्षा बलों के साथ इन आतंकियों की मुठभेड़ हुई है। आखिरकार 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और माना जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हैं। हालांकि इनमें से 2 की पहचान भी कर ली गई है। एक का नाम ईसा फजली बताया गया जो श्रीनगर का ही रहने वाला है और दूसरा सईद ओवैसी जो अनंतनाग का रहने वाला है। बड़ी तादाद में इनके पास से विस्फोटक और हथियार भी बरामद किए गए। अब लगातार पड़ताल की जा रही है कि आखिर इनके मंसूबे क्या थे। 3 आतंकियों को लेकिन मार गिराने में एक बड़ी कामयाबी। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, क्या बताया जा रहा है और सुरक्षा बलों की ओर से इन 3 आतंकियों के बारे में? देखिए, जैसा कि पहले ही कहा है हमने कि 3 मिलिटेंट मारे गए, उसमें 2 लोकल बताया जा रहा है, 1 पाकिस्तानी बताया जा रहा है, 1 कोकरनाग साइड से है जो साउथ कश्मीर का एरिया है। क्योंकि रात के दौरान जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला कि वहाँ पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है। फौरन एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और फौरन जो है जब सर्च चल रही थी, कहा जा रहा है कि मिलिटेंटों ने वहां से फायर किया और उसका रिटाइलेशन में जो है एनकाउंटर शुरू हो गया और एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए। 1 का ताल्लुक जो है श्रीनगर से है, सौरा इलाके से है। यही वजह है कि यहाँ पे अभी अगर लाल चौक की बात करें पूरा शटडाउन है और साथ ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से पूरे डाउनटाउन एरिया में, क्योंकि कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रॉब्लम ना हो। तो वो वहाँ पे अभी ये कहा जा सकता है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई और साथ ही 3 मिलिटेंट से 3 AK-47 राइफल्स बरामद की गई है। जी, शुक्रिया रिफत। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्राचीन तोप के कई गोले जमीन में बिखरे हुए दिखाई दिए। खबर है कि वहां खुदाई का काम चल रहा था और इसी दौरान जमीन से निकले तोप के इन गोलों ने सबको चौंका कर रख दिया, जिसके बाद प्रशासन को फौरन इसकी जानकारी दी गई और मौके पर पहुंचे एसडीएम ने खुदवाई रुकवाकर प्राचीन तोप के इन गोलों को एक जगह इकट्ठा किया और पुरातत्व विभाग के साथ सेना को इसकी जानकारी दी। तो आर्मी से, इनका टेक्निकल लोगों से इनका जांच करवा के इनको पुरातत्व विभाग को सपोर्ट कर दिया जाए। लोगों के मुताबिक सालों पहले वहाँ नवाब आमिर खान का तोपखाना था, जिनकी तोपों के ये गोले हैं। तो नवाब की 5 रियासतें थी, जिसमें अलीगढ़ भी एक रियासत है। यहाँ पर पुराना किला है, उसमें गोले निकल रहे हैं। तोपों के इन गोलों की जांच के लिए सेना के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। फिलहाल एहतियात के तौर पर इन्हें सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक मदरसे के अंदर कुछ बच्चे पढ़ते दिखाई दिए। राज्य के सभी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अब राज्य सरकार ने एक ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है और जिसके बाद राज्य के सभी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया, जिसमें मदरसों को पैंट शर्ट या सफेद कुर्ता पायजामा को विकल्प के तौर पर चुनना होगा। उसको जो है पारंपरिक से हटा करके मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने की दिशा में कदम है। सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है, शिक्षा विभाग हमें निरंतर सहयोग कर रहा है। ड्रेस कोड लागू करने के फैसले पर कई मदरसे भी सहमत दिख रहे हैं। मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनकी हौसला अफजाई भी होगी और वो एक ड्रेस में मदरसे में आ भी पाएंगे। इससे पहले उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड मिड डे मील योजना के अलावा संस्कृत और कंप्यूटर साइंस को वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ाए जाने को भी इजाजत दे चुका है। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में नशे में धुत लोगों ने पब के मालिक की जमकर पिटाई कर दी है। पब में काम करने वालों के मुताबिक ये लोग एक दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए पब में आए थे और देर रात तक शराब पी रहे थे। जब उनसे पब बंद होने के समय भुगतान करने और पब से बाहर जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। नशे में धुत बदमाशों ने पब के मालिक की पिटाई की। शनिवार शाम को हुई इस घटना में केस तो दर्ज हो गया, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। केरल के 2 शहरों में शुरू होने वाला लाइट मेट्रो का प्रोजेक्ट अब फंसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने खुद को अलग कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि ये प्रोजेक्ट 4 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन काम अब तक इसका शुरू नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट के तहत केरल के तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में लाइट मेट्रो चलाई जानी है। इसके लिए KRTL यानी कि केरल रैपिड ट्रांजिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और DMRC मिलकर काम कर रहे थे। दोनों शहरों में कुल मिलाकर के केवल 35 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन ही बिछाई जानी है। केरल में DMRC की टीम की अगुवाई मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन कर रहे थे। ई श्रीधरन ने आरोप लगाया है कि केरल सरकार के उदासीन रवैये की वजह से प्रोजेक्ट का काम अभी भी अटका हुआ है, जबकि प्रोजेक्ट के लिए DMRC ने अब KRTL के अधिकारियों के साथ 16 राउंड की बातचीत की है। यहां तक कि खुद ई श्रीधरन ने भी राज्य के मुख्यमंत्री पी विजयन के साथ में कई बार बैठक करके हालात अपने बताए। ई श्रीधरन के मुताबिक
डीएमआरसी को दोनों शहरों में अपने दफ्तर पर हर महीने 16 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि प्रोजेक्ट का काम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए डीएमआरसी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अपने दफ्तर बंद करेगी और प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लेगी। मध्य प्रदेश के दमोह में जमीन पर अब कुछ गायों के शव दिखाई दिए। आरोप है कि यहां एक गौशाला में पिछले 5 दिनों से 18 गायों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद गायों के शवों को दफनाने की जगह खुले में ही फेंक दिया गया, जिससे पूरे इलाके में बदबू फैल गई। इस दौरान गाय के शव वहां कुछ पेड़ों के ऊपर भी लटके दिखाई दिए। इलाके के लोगों का आरोप है कि 1999 से तेंदुखेड़ा में आचार्य विद्यासागर पशु सेवा केंद्र चल रहा है, जिसमें बीते एक हफ्ते में 18 गायों की संदिग्ध मौत हुई है। आरोप है कि गौशाला प्रबंधन ने इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं दी और गायों को दफनाने की जगह उनके शव खुले में फेंक दिए। गौशाला अध्यक्ष से जानकारी ली गई फोन पर कि मतलब आपके द्वारा यहाँ जंगल में गाय छोड़ी गई हैं, तो उन्होंने बोला जी यहाँ छोड़ी गई हैं। वहीं इलाके के लोगों का मानना है कि इन मौतों की जांच होनी चाहिए। संदिग्ध है कि मतलब इतने पशु एक साथ प्रतिदिन की कैसे मृत्यु हो रही है। आरोप है कि गौशाला प्रबंधन ने गायों की इन मौतों पर पर्दा डालने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मास्क पहने हुए कुछ लोग एक सिलेंडर में पानी डालते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि जिला अस्पताल में लापरवाही की वजह से क्लोरीन गैस के सिलेंडर में रिसाव हो गया, जिसकी सूचना पर पुलिस वालों के साथ दमकल विभाग की टीम अस्पताल पहुंची और क्लोरीन गैस के सिलेंडर पर पानी डालकर गैस के असर को कम करने की कोशिश की। इस दौरान आइसोलेशन वार्ड को पूरी तरह से खाली करा लिया गया और मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसको यहाँ से ले जाकर के फायर स्टेशन के साथ में फायर ब्रिगेड से भिजवा दिया गया। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल पंपिंग स्टेशन पर होता है, जो बेहद खतरनाक है, लेकिन लापरवाही के चलते सिलेंडर में लीकेज हो गया, जिसकी अब जाँच होगी। लापरवाही वाली बात तो है, जो पंप हाउस का मेंटेनेंस करते हैं उनकी लापरवाही है, उन्होंने इसको समय से संज्ञान नहीं लिया। हालांकि राहत की बात ये रही कि कोई बड़ी घटना होने से पहले ही हालात पर काबू कर लिया गया। मध्य प्रदेश के देवास में सेना और प्रशासन के लोग बोरवेल में गिरे एक बच्चे का रेस्क्यू करते दिखाई दिए। चश्मदीदों का दावा है कि घर के बाहर खेलते वक्त रोशन नाम का 4 साल का बच्चा करीब 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया, जिसे 36 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जब तक बच्चा बोरवेल के अंदर फंसा रहा, तब तक उसे पाइप के जरिए पानी और दूध दिया गया। साथ ही सेना और प्रशासन की टीम लगातार उसे बाहर निकालने की कोशिश करती रही। हालांकि बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने की कोशिशों को उस वक्त झटका लगा जब खुदाई कर रही टीम के सामने एक बड़ी चट्टान आ गई और उसे तोड़ने की सारी कोशिशें बेकार हो गई। इसके बाद बचाव दल ने बच्चे को निकालने के लिए एक रस्सी की मदद ली और उस रस्सी के सहारे 150 फीट की गहराई से उसे सुरक्षित निकाल लिया गया। हमारे स्टेट DREF की जो टीम आई थी उससे कंसल्ट करके फिर हमने वो वाला निकालने का फैसला। बोरवेल से बाहर निकालने के बाद डॉक्टरों ने बच्चे की जांच की और एहतियातन उसे पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल अस्पताल में भर्ती बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।